बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आपकी आईटी की बुक का चैप्टर नंबर 1। ये हमारा आखिरी एरिया है आपके सिलेबस का। सिलेबस में हमने डिस्कस किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसका सबसे ज़्यादा वेटेज है 40%। फिर उसके बाद वर्ड हमने डिस्कस किया 30% उसका वेटेज है एग्ज़ाम में। उसके बाद पावर पॉइंट की डिस्कशन हुई, 20% उसका वेटेज है। उसके बाद आपके चैप्टर के आपकी आईटी के बुक के जो चैप्टर हैं 1, 2, 3, ये 3 चैप्टर्स जो हैं इनके अंदर जो सिलेबस है उसका एग्ज़ाम में वेटेज 10% है। लेकिन 10% का मतलब ये नहीं है कि हम उसे इग्नोर कर दें। इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो इंशाल्लाह हम लर्न करेंगे क्योंकि इसमें से 5-6 क्वेश्चन आमतौर पे आ जाते हैं इस एरिया में से, और एक क्वेश्चन भी हमने इग्नोर नहीं करना। वो हमने अपने आप को रिलैक्स नहीं करना कि ये इस एरिया का वेटेज कम है लिहाजा हम इसे इग्नोर कर दें या इसको लेस इंपॉर्टेंस दें। तो बेटा इसको भी आपने फोकस करना है, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को लर्न करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं इन चैप्टर्स के अंदर, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन हम सिर्फ उतना लर्न करेंगे, आपके लिए उतना जान लेना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है जितना बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये जो टर्म्स हैं इसके अंदर इन चैप्टर्स के अंदर डिस्कस की गई हैं वो आईटी से रेलिवेंट हैं, और जितनी एग्ज़ाम के अंदर टेस्ट हो सकती हैं उतनी एक्सप्लेनेशन यहाँ इस बुक के अंदर आई कैप की तरफ से मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह उतना ही डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डेप्थ में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कोई आईटी स्पेशलिस्ट नहीं बनना, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर्स के मतलब लेना है और फाइनली अपने एग्ज़ाम को फोकस करना है, एग्ज़ाम के अंदर थ्रू करना है इंशाल्लाह। तो इसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 को, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह। तो सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर की हम डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर अगर कंटेंट्स अगर आप देखें इसके तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम को डिस्कस किया गया, कंप्यूटर क्या होता है। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है, कंप्यूटर इटसेल्फ क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स उसके इस्तेमाल उसमें होते हैं, क्या क्या डिवाइसेस जो है इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये सारी डिस्कशन इसी पहली हेडिंग के अंदर है। फिर उसके बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की डिस्कशन है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उससे मुराद वो सिस्टम है जो आपके सिस्टम में जो आपके कंप्यूटर में सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसकी डिस्कशन है। तो ये 2 मेन एरियाज़ हैं इस चैप्टर के अंदर। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम से मुराद कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या होता है उसे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा डायग्राम के थ्रू ये एक्सप्लेन किया गया है इसमें जो डिस्कशन है इसमें इस सेक्शन में वो कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है उसमें, यानी कि कैसे वो वर्क कर रहा होता है कोई भी कंप्यूटर। फिर उसके अंदर मेजर जो उसका पार्ट है सीपीयू, वो क्या होता है, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। फिर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस की डिस्कशन इस फर्स्ट एरिया के अंदर है। तो कंप्यूटर सिस्टम के मुतालिक देखिएगा आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। कंप्यूटर कोई भी हो, पीसी है, लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, और इसके अलावा बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं, वो हैं, कोई भी सिस्टम है उसमें बेसिकली ये प्रोसेस चल रहा होता है। प्रोसेस क्या चल रहा होता है कि कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी मशीन का नाम है जो इनपुट रिसीव करती है, इनपुट रिसीव करने के बाद उसको प्रोसेस करती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसके अंदर एक उसका कंपोनेंट होता है, उसके ज़रिए से सारी प्रोसेसिंग होती है, और इनपुट लेने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद उसको आउटपुट के फॉर्म में शो करवा देती है। ये ऐसी मशीन को हम कंप्यूटर कहते हैं। और प्रोसेसिंग करने के बाद डाटे को स्टोर भी किया जा सकता है और स्टोर डाटे को रिट्रीव भी किया जा सकता है, यानी उसको एक्सेस भी किया जा सकता है। तो ऐसी मशीन जिसमें ये प्रोसेस चल रहा हो, इनपुट लेके आगे प्रोसेसिंग करना, फिर आगे आउटपुट देना, या डाटे को स्टोर कर लेना, या स्टोर डाटे को एक्सेस करके उसे यूज़ कर लेना, ऐसी मशीन को हम कंप्यूटर कहते हैं। अब ये सिस्टम जिसमें भी चल रहा होगा, चाहे वो मैंने आपको जैसे बताया आपका लैपटॉप है या दूसरा डेस्कटॉप सिस्टम है या कोई और आपका आईफोन है, तो ये सारे के सारे कंप्यूटर्स की ही कैटेगरीज कहलाती हैं। इसमें देखिएगा यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं इस कंप्यूटर सिस्टम में। इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ये इनपुट वाला काम जो है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू होगा, आउटपुट वाला काम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू होगा, और डेटा को स्टोर करने वाला काम स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर होता है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का यूँ समझ लें एक मेजर एरिया है, ब्रेन है कंप्यूटर का, यूँ समझ लें कि ये असल कंप्यूटर है।
इसके अंदर सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, सारी कैलकुलेशन, सारी प्रोसेसिंग इसी के अंदर हो रही होती है। और जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए से हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है वो कनेक्टेड होती हैं CPU के साथ, और आउटपुट डिवाइसेस भी कनेक्टेड होती हैं CPU के साथ, और स्टोरेज डिवाइसेस भी इसके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं और इस कनेक्शन से एक जो सिस्टम बनता है उसे कंप्यूटर सिस्टम कह देते हैं। इनपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन किया कि ये क्या होती हैं। फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू अ सिस्टम। इनके ज़रिए से हम सिस्टम को यानी कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन और डाटा वगैरह भेज सकते हैं। एग्जांपल्स माइट इंक्लूड कीबोर्ड है आपका, स्कैनर है सॉरी टच स्क्रीन है, ये कीबोर्ड का ऑल्टरनेटिव आ गया टच स्क्रीन के। आप कीज़ प्रेस किए बगैर डायरेक्टली स्क्रीन को टच करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर को। लाइट पेन है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, आमतौर पे गेम्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। कैमरा, माउस, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। इनको डिटेल में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में इनकी डिस्कशन भी है। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस भी जो है आपको फैसिलिटेट करती हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम से जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन है उसकी आउटपुट शो करवाने के लिए, लेने के लिए आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी एग्जांपल में लिखा हुआ है प्रिंटर, ये हार्ड फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में आपको कंप्यूटर की इनपुट दे देता है। इसके अलावा स्पीकर है, वॉइस के फॉर्मेट में आपको आउटपुट देता है। प्रोजेक्टर डिस्प्ले करता है आउटपुट। प्लॉटर स्क्रीन प्लॉटर भी असल में ये प्रिंटर ही की एक फॉर्म है, डिफरेंट। इसके अलावा स्क्रीन से मुराद आपकी जो स्क्रीन है कंप्यूटर की जिसमें आप डिस्प्ले हो रहा होता है डाटा, तो ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनके थ्रू आप कंप्यूटर से आउटपुट ले रहे होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डिस्कस किया गया है कि ये एक मेन ब्रेन होता है कंप्यूटर का, मेन पार्ट होता है। इसके बगैर कंप्यूटर ऑब्वियसली कोई आपकी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस काम नहीं कर सकती, वो सारी इसके साथ अटैच होकर फिर काम करती हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट लेता है, इट टेक्स इनपुट, कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट डिलीवर कर देता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी डिटेल डिस्कशन अभी है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फाइनली सम ऑफ द स्टोरेज फैसिलिटीज यूजफुल टू एनेबल डाटा टू बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज़। स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोरेज डिवाइसेस भी अवेलेबल होती हैं कंप्यूटर के अंदर, उसमें डाटा स्टोर हो जाता है ताकि आप फ्यूचर में उसे फर्दर यूज़ कर सकें। कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, इसकी डिस्कशन है। हार्डवेयर से मुराद वो सारी चीज़ें हैं जो विजिबल हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स देमसेल्व्स प्लस ऑल पेरिफेरल इक्विपमेंट्स कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, यानी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, CPU इटसेल्फ और स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसी को हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, जस्ट इंस्ट्रक्शन का नाम सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर से मुराद वो इक्विपमेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स हैं जिन पे कंप्यूटर बेस कर रहा होता है, जिनसे कंप्यूटर बना हुआ है। द कंप्यूटर यूज्ड इन IT सिस्टम्स रेंज फ्रॉम वेरी लार्ज सुपर कंप्यूटर्स। ये देखिएगा यहाँ पे डिस्कशन अब डिफरेंट टाइप जो टाइप्स हैं कंप्यूटर की, उसकी डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि द कंप्यूटर्स यूज्ड इन IT सिस्टम्स रेंज फ्रॉम वेरी लार्ज सुपर कंप्यूटर्स बहुत लार्ज होते हैं, टू वेरी स्मॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, जैसे आपके मोबाइल्स वगैरह। इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। अगर डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, वो उनका आपस में एक नेटवर्क बन गया। तो आगे उसने यहाँ पे डिस्कशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, इनकी जो टाइप्स लिखी हुई हैं, इनका नाम और आगे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इतना याद कर लेना आपके लिए काफ़ी है। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं ये बहुत हैवी और ह्यूज किस्म के सिस्टम्स होते हैं और बहुत यानी हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, आम तौर पे गवर्नमेंट लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इसको इस्तेमाल करती हैं। यूज्ड ओनली इन वेरी लार्जेस्ट सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन क्लाइमेट, ग्लोबल वेदर प्रेडिक्शंस, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग और नेशनल डिफेंस एंड एरोस्पेस। आमतौर पे जो नेशनल डिफेंस यानी आर्मी वगैरह है या नासा वगैरह जो है, जिन्होंने
डिफरेंट तरह की रिसर्चेज करनी होती हैं और डिफरेंट तरह के एनालिसिस करने होते हैं, वो इस तरह के सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुपर कंप्यूटर के मतलब याद रखिएगा साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, आमतौर पे कई पूरी एक बिल्डिंग रिक्वायर्ड होती है इनको इंस्टॉल करने के लिए, इनके प्रोसेसर्स, इनकी जो आउटपुट डिवाइस स्क्रीन्स होती हैं उसके लिए एक पूरा सेटअप रिक्वायर्ड होता है इसको इंस्टॉल करने के लिए, यूज़ करने के लिए। तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसका जो इस्तेमाल है यूज़ सारे सिस्टम के मतलब 3-4 बातें आपने याद रखी। नंबर 1 साइज़ ऑफ कंप्यूटर, नंबर 2 यूजेज कि ये यूज़ कहाँ पे हो रहा है, कौन सी तरह की ऑर्गेनाइजेशन या लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, थर्ड वन इसकी कॉस्ट, और फोर्थ वन इसकी प्रोसेसिंग पावर, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। तो सुपर कंप्यूटर के मतलब याद रखें साइज़ बहुत ज़्यादा होता है और यूजेज इसका लिमिटेड है, सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आमतौर पे जो गवर्नमेंट जिनको सपोर्ट कर रही होती है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी लिमिटेड इसका यूज़ है। प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को विद इन फ्यू सेकंड ये प्रोसेस कर लेता है, और इसके अलावा कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मेन बातें आपने इसके मतलब याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर, प्रोसेसिंग पावर इसकी ज़्यादा होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी लार्ज कंप्यूटर होता है, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर की निस्बत ये कम इसकी प्रोसेसिंग पावर होती है, यूँ समझ लें उसका छोटा भाई है। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स टिपिकली फाउंड इन मल्टी नेशनल्स एंड अदर लार्ज बिजनेसेस। साइज़ इसका सुपर कंप्यूटर की निस्बत कम होता है, प्रोसेसिंग पावर भी ऑब्वियसली उसकी निस्बत थोड़ी कम होती है, लेकिन इसका यूजेज अब ज़्यादा है। ऊपर वाला सुपर कंप्यूटर लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन इसे इस्तेमाल करती हैं, और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसेस जैसे बैंक्स हैं या आपकी मोबाइल कंपनीज़ हैं, इस तरीके से जो बड़ी कंपनीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़, एयरलाइन कंपनीज़, ये सारी जो है इन्हें इस्तेमाल करती हैं अपने सारे डाटे को, अपने सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स अब ये सारे बिजनेस इस्तेमाल करते हैं। तो यूजेज इसका बढ़ गया, साइज़ कम है, प्रोसेसिंग पावर भी थोड़ी कम है सुपर कंप्यूटर की निस्बत, लेकिन यूजेज इसका अब ज़्यादा है, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन इसे इस्तेमाल कर रही हैं। प्रोसेसिंग पावर भी उसकी निस्बत कम है, कॉस्ट भी सुपर कंप्यूटर की निस्बत कम है। नेक्स्ट आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। तो मिनी कंप्यूटर्स के मुतालिक ये बात याद रखिएगा, नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना। मिनी से मुराद ये नहीं कि बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, ये असल में सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की निस्बत थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए उस वक्त इन्हें मिनी कंप्यूटर्स का नाम दिया गया जब ये डेवलप हुए। तो इनमें इनके मुतालिक याद रख लें साइज़ दोनों की निस्बत कम होता है, प्रोसेसिंग पावर दोनों की निस्बत कम होती है, और इसका यूजेज ज़्यादा है। अब तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसे इस्तेमाल करती हैं नेटवर्क्स वगैरह डेवलप करने के लिए। तो ये देखिएगा लेस पावरफुल दैन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऑल्दो नॉट पोर्टेबल, यानी पोर्टेबल नहीं है, इतने भी छोटे नहीं है कि आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जाएं। लाइक स्मॉल मॉडल्स बिलो एंड यूज इन बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस मैनेजमेंट एंड फाइल हैंडलिंग। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास बहुत ज़्यादा डाटा वगैरह ऐड हो रहा होता है डेली बेसिस पे, उनके कस्टमर्स उनको ऑर्डर दे रहे हैं, उनके सप्लायर्स के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और उन्होंने वेबसाइट मैनेज करनी है, डाटा मैनेज करना है, तो वो अपना मिनी कंप्यूटर्स वगैरह को इंस्टॉल करके एज अ सर्वर इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऊपर वाली सिस्टम की निस्बत अब इसका यूजेज बढ़ गया, साइज़ प्रोसेसिंग पावर इसकी कम है और यूजेज ज़्यादा है, और कॉस्ट भी इसकी कम है उनकी निस्बत, जो सुपर और मेन फ्रेम है उनकी निस्बत इसकी कॉस्ट कम है। डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर्स, ये वो कंप्यूटर्स हैं जो हम आम अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, दफ्तरों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, घरों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और डिफरेंट यूज़र इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं, इसमें साइज़ ऊपर जितने भी सिस्टम में डिस्कस किए उनकी निस्बत कम है, और इनको आसानी से मूव भी किया जा सकता है उनकी निस्बत। और दूसरी बात यह है कि इनका साइज़ कम, प्रोसेसिंग पावर भी ऊपर वाले सिस्टम की निस्बत काफ़ी कम है, और इनकी कॉस्ट भी कम है, यूजेज इनका ज़्यादा है। तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर ऑफिस के अंदर ये मौजूद हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट पोर्टेबल लैपटॉप्स एंड नोटबुक कंप्यूटर। इसमें आप देखिएगा कि ये जो डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, ये आमतौर पे इनके लिए एक वर्क स्पेस रिक्वायर्ड होती है, टेबल चेयर वगैरह सेटअप बनाने के लिए, लेकिन जो पोर्टेबल लैपटॉप्स होते हैं उनके लिए वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, आप आसानी से इसे कैरी कर सकते हैं, अपने साथ कहीं दूर लेके जा सकते हैं। तो ये पोर्टेबल होते हैं, आसानी से मूव किए जा सकते हैं, और सिमिलर कॉन्सेप्ट टू पीसीज बट मच स्मॉलर एंड पोर्टेबल होते हैं, और बाकी चीज़ें इससे मिलती जुलती हैं, इनकी कॉस्ट वगैरह और इनकी प्रोसेसिंग पावर ऑलमोस्ट तकरीबन सेम चीज़ें हैं, और इनका यूज़ भी दोनों का तकरीबन आप सेम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में
या इंडिविजुअल इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स ये और छोटे हो गए। इसमें गिवन द स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट in today's fast moving world there is an increasing number of ever evolving variations on the above forms। ऊपर जो हमने सिस्टम डिस्कस किए उनके अंदर फर्दर वेरिएशन आ गई, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स डेवलप हो गए, PDAs पर्सनल डाटा असिस्टेंट्स एंड इवन मैनी स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन वगैरह कोई हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स कहते हैं, हाथ में आ जाते हैं, आसानी से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन भी इसी कैटेगरी में हैं और इनके ऊपर टच सेंसिटिव स्क्रीन्स होती हैं जिनके वजह से आप इनपुट दे सकते हैं और इनके अंदर ऑलमोस्ट वो सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो लैपटॉप्स में या पीसीज के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया, यूज़ बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट भी कम होती जा रही है। तो और तकरीबन हर यूज़र, हर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा इनको यूज़ कर रहे हैं। The globalization of business environment has resulted in much more widespread use of portable laptops. Portable laptops can typically be connected to the organization's computer network. जो लैपटॉप्स वगैरह हैं वो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर नेटवर्क डेवलप हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि नेटवर्क डेवलप करने के लिए डेस्कटॉप सिस्टम्स ही रिक्वायर्ड हैं, लैपटॉप्स भी उस नेटवर्क का पार्ट बन सकते हैं और इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये सारी बातें उसमें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टम आर्किटेक्चर। इसको डिस्कस करते हैं कि सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है। सिस्टम आर्किटेक्चर बेटा ये याद रखिएगा, ये एक टेक्निकल टर्म है। इसका मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन और उस कनेक्शन का डिज़ाइन, इसे हम सिस्टम आर्किटेक्चर कहते हैं। सिस्टम से मुराद यहाँ कंप्यूटर सिस्टम है। तो कंप्यूटर सिस्टम अगर आपस में कनेक्ट किए जाएँ तो उनका जो एक डिज़ाइन बनता है, उनका कनेक्शन का जो एक स्टाइल बनता है, उसे हम सिस्टम आर्किटेक्चर कहते हैं। The term system architecture refers to the way in which the components of a computer system such as printers, PC, storage device link together and how they interact। तो उस पूरे डिज़ाइन को हम सिस्टम आर्किटेक्चर कहते हैं। इसमें सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर भी हो सकता है और डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है। सेंट्रलाइज क्या होता है कि ऑल डिसीजन एंड प्रोसेसिंग बीइंग परफॉर्म्ड ऑन सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर। मैंने आपको जैसे पहले बता दिया बेटा, टेक्निकल टर्म्स आएंगी इसमें, आपने सिर्फ उतनी स्टेटमेंट याद रख लेनी है एग्जाम पॉइंट से जितनी यहाँ पे लिखी हुई है। अब सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसमें सारे डिसीजन, सारी प्रोसेसिंग एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म हो रही होती है और बाकी सारे सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। ये सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर, सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर में ये होता है कि जो प्रोसेसिंग पावर है या डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो एक से ज़्यादा सिस्टम्स के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं। इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर स्प्रेड द प्रोसेसिंग पावर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एट सेवरल डिफरेंट लोकेशंस। सेंट्रलाइज्ड में क्या था, सेंट्रलाइज्ड में था कि प्रोसेसिंग जो हो रही है वो एक सिस्टम के थ्रू हो रही है, एक सर्वर के थ्रू हो रही है। ये सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर बन गया। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा लोकेशंस पे प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही होती है। तो दिस इज़ टिपिकल ऑफ द मॉडर्न वर्क प्लेस गिवन द सिग्निफिकेंट प्रोसेसिंग पावर ऑफ मॉडर्न पीसीज। कह रहे हैं कि आम तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये वाला जो डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर है ये डेवलप किया जाता है। इसके अलावा जो डिज़ाइन है, टिपिकल टाइप्स ऑफ नेटवर्क कन्फिगरेशंस। नेटवर्क कन्फिगरेशंस का मतलब क्या है कि सिस्टम्स का आपस में कनेक्ट करने का स्टाइल, उसे नेटवर्क कन्फिगरेशन कहते हैं। उसमें लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट सिस्टम जो पड़े हुए हैं डिफरेंट ऑफिसेज के अंदर, सेल्स डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में और इसी तरीके से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो सिस्टम पड़े हुए हैं उन्हें आपस में अगर आप कनेक्ट करके उनका नेटवर्क डेवलप कर दें तो उसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और अगर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के साथ, दूसरे एरियाज़, दूसरी सिटीज़ के अंदर जो सिस्टम्स पड़े हुए हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर लें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को, तो ये कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑब्वियसली ये इंटरनेट के थ्रू होता है। तो इसके अलावा नेक्स्ट एक टर्म है WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, और SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप वायरलेस कनेक्शन डेवलप कर लें। अगर वायर्स के थ्रू करेंगे, वायर्स के थ्रू केबल्स वगैरह बिछा के आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो LAN है, और अगर वायरलेस मीडिया के थ्रू करेंगे तो वो आपका WLAN बन जाएगा। SAN से हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो डाटा जो स्टोर किया हुआ है डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर,
जो स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर डाटा स्टोर हो रहा है उसकी एक्सेस डिफरेंट कंप्यूटर्स को देने के लिए एक नेटवर्क डेवलप किया जाता है, उसे हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो बेटा जितनी बात यहाँ लिखी हुई है एज इट इज़ आप याद रख लें। फिर आगे उसने कुछ बताया कि ये नेटवर्क्स के सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के जो स्टाइल्स हैं, जो डिज़ाइंस हैं, उन्हें नेटवर्क टोपोलॉजीज़ कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क्स। इसमें स्टार नेटवर्क्स भी हैं, रिंग नेटवर्क्स भी हैं, बस नेटवर्क्स भी हैं एंड ट्री नेटवर्क्स भी हैं। इनको नाम की हद तक आप याद रख लें कि इस स्टाइल के नेटवर्क्स डेवलप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। इससे पहले क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले दोबारा से आप देख लें कि नेटवर्क किसे कहते हैं। नेटवर्क से मुराद ये है कि आपने सिस्टम्स को आपस में अटैच कर दिया। आम तौर पे क्या होता है कि कोई एक सिस्टम, उसे हम मेन सिस्टम डिफ़ाइन कर लेते हैं, सर्वर बना लेते हैं, उसे होता वो कंप्यूटर ही है, उसे हम सर्वर डिफ़ाइन कर लेते हैं और बाकी सारे सिस्टम्स को उसके साथ अटैच कर देते हैं। ये आमतौर पर नेटवर्क क्यों डेवलप किए जाते हैं? ताकि डिफरेंट तरह की प्रोसेसिंग को, डिफरेंट तरह के टास्क को आसानी से परफॉर्म किया जा सके। इसी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें डिफरेंट लोग बैठे हुए अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं। अगर उन्हें प्रिंट की ज़रूरत पड़े तो वो प्रिंट कैसे लेंगे? उनका अभी नेटवर्क कोई डेवलप नहीं है, हर बंदा अपने अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपने सिस्टम पे काम कर रहा है, आपस में कोई नेटवर्क नहीं है। अब उन्हें अगर प्रिंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली उन्हें सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच करना पड़ेगा। अगर 10 सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में तो 10 सिस्टम अटैच करने पड़ेंगे हर सिस्टम के साथ। तो इस तरह कितना मुश्किल हो जाएगा और कॉस्टली काम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाएगा कि एक प्रिंटर परचेज करके एक सिस्टम के साथ अटैच कर दिया जाएगा, उसको मेन सर्वर बना लिया जाएगा और उस सिस्टम के साथ बाकी सारे सिस्टम को अटैच कर दिया जाएगा वायर्स के थ्रू या वायरलेस मीडिया के थ्रू। अब किसी भी सिस्टम वाले ने प्रिंट लेना है तो वो प्रिंट की कमांड भेजेगा, वो प्रिंट की कमांड पहले सर्वर पे आएगी और सर्वर के ज़रिए से फिर प्रिंटर पे चली जाएगी और वहाँ से वो जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। अब एक ही प्रिंटर के ज़रिए से सबको सर्विसेज दी जा रही हैं। तो ऐसा सर्वर, ऐसा कंप्यूटर जिसके ज़रिए से अदर सिस्टम्स को, अदर कंप्यूटर्स को प्रिंट सर्विसेज दी जा रही हों, इसको हम कहते हैं प्रिंट सर्वर। और अगर एक हमने कंप्यूटर ये बनाया कि डिफरेंट तरह के जो सिस्टम्स हैं, डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पड़े हुए हैं, उनका डाटा जो है वो इंपॉर्टेंट डाटा है, अपने सिस्टम पे भी वो स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिवली हम उसको एक और एक्सटर्नल सिस्टम पे भी सेव करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए एक सिस्टम अलग से डिफाइन कर लिया गया, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी उसकी ज़्यादा रख ली गई और उसको नेटवर्क के थ्रू सबके साथ अटैच कर दिया गया। अब उस नेटवर्क के थ्रू सारे लोग अपने डाटा की एक कॉपी उस मेन सर्वर के अंदर भी, उसकी हार्ड ड्राइव के ऊपर भी सेव करते जा रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा सर्वर जो अपने क्लाइंट्स को, जो सिस्टम अटैच होते हैं उन्हें क्लाइंट कहते हैं, जो मेन सिस्टम होता है जिसके साथ अदर अटैच होते हैं उसे हम सर्वर कहते हैं। तो इस सर्वर का ऑब्जेक्टिव अगर दूसरे सिस्टम्स को, दूसरे कंप्यूटर्स को, यानी अपने क्लाइंट्स को डाटा की स्टोरेज की फैसिलिटी देना है तो इसे हम फाइल सर्वर कहते हैं। फाइल्स को स्टोर करने की ये सर्विसेज दे रहे हैं। प्रिंट की सर्विसेज दे रहा है तो ये प्रिंट सर्वर कहलाएगा। इस तरीके से सर्वर जो सर्विसेज दे रहा है उसके हिसाब से उसका नाम डिफाइन हो जाता है। तो सर्वर का और क्लाइंट्स का आपस में जो इंटरेक्शन है इसे ही हम क्या नाम देते हैं? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट का और सर्वर का आपस में मिलकर काम करना, इसे हम क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग कहते हैं। इसको हम देख लेते हैं अब। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग डिस्क्राइब्स वन लेवल इंटरेक्शन फाउंड बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ सिस्टम आर्किटेक्चर। वो जो सिस्टम आर्किटेक्चर है, जो हमने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, नेटवर्क बनाया हुआ, उसमें सिस्टम का आपस में मिलकर काम करना, ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग कहलाती है। और इसमें अब नेक्स्ट डिफाइन किया गया सर्वर क्या होता है? इज़ अ मशीन दैट इज़ डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे प्रिंट का फंक्शन है, जैसे फाइल को स्टोर करने का फंक्शन है, और सर्विस रिक्वेस्टेड बाय अ क्लाइंट विद इन अ नेटवर्क सिस्टम। तो सर्वर क्या हो गया? मेन सिस्टम, मेन कंप्यूटर जिसके साथ अदर को अटैच किया गया, और जो अदर्स हैं वो सारे के सारे क्लाइंट्स कहलाते हैं। सर्वर्स कैन रेंज इन पावर फ्रॉम टॉप एंड सुपर सर्वर्स कैपेबल ऑफ ड्राइविंग थाउजेंड ऑफ नेटवर्क यूजर्स टू लो एंड सर्वर्स विच आर टिपिकल ऑफ पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर्स। कह रहा है जो सर्वर्स होते हैं ना वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। अगर तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बिजनेस बहुत जगह पे फैला हुआ है और उन्होंने बहुत ज़्यादा डाटा जो है अपने सर्वर के ऊपर स्टोर करना है, और जो उनके साथ, उस सर्वर के साथ अटैच होने वाले सिस्टम है वो भी कोई 2, 4, 10, 15, 20 नहीं है, हज़ारों की तादाद में है। नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू सिस्टम्स, जैसे हमारा मोबाइल जो है वो नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर के साथ अटैच्ड है। आप जिस मोबाइल कंपनी का पैकेज यूज़ कर रहे हैं, आपका सिस्टम, आपका जो आईफोन है उसके सर्वर के साथ अटैच्ड है और उसके थ्रू प्रोसेसिंग हो रही है। तो इस तरीके से अगर तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, हज़ारों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में, तो फिर आपको सर्वर भी ज़रा हैवी किस्म का चाहिए होगा जिसकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा हो और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हो।
और अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपने कोई 5-7 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाना है तो उसमें आम पीसी, आम जो कंप्यूटर होता है उसे भी आप सर्वर बना सकते हैं। ये बात उसने यहाँ पे लिखी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स माइट इंक्लूड फाइल सर्वर्स। फाइल सर्वर्स वो होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव क्लाइंट्स को फाइल्स वगैरह अपने डेटा को स्टोर करने की सर्विसेज देना होता है। नेटवर्क सर्वर्स वो होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव नेटवर्क डेवलप करना होता है और सिस्टम जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने की सर्विसेज देना होता है, उसे हम नेटवर्क सर्वर क्या लेते हैं। प्रिंट सर्वर का ऑब्जेक्टिव प्रिंट की सर्विसेज देना, ईमेल सर्वर का ऑब्जेक्टिव ईमेल की फैसिलिटीज़ देना। ये आम तौर पे हम जो यूज़ कर रहे हैं अपना इनबॉक्स यूज़ कर रहे हैं, आपने किसी वेबसाइट के ऊपर जाके अपना ईमेल अकाउंट बनाया होगा, तो जिस कंपनी का मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेते हैं जीमेल की, आप जीमेल अकाउंट आपने अगर बनाया हुआ है, याहू का, MSN, किसी का भी आपने बनाया हुआ है, तो असल में आप उसके सर्वर के ऊपर जाके ये काम कर रहे होते हैं। आपका अकाउंट उनके सर्वर के ऊपर बना हुआ है। जितने भी लाखों की तादाद में लोग हैं, उन्होंने मिसाल के तौर पर जीमेल के ऊपर अपना अकाउंट अगर बनाया हुआ है, तो वो जीमेल के सर्वर के ऊपर उनका अकाउंट बन रहा है। वो सर्वर ईमेल सर्वर कहलाएगा, क्योंकि वो सर्विसेज ईमेल की दे रहा है सारे के सारे क्लाइंट्स को, तो वो ईमेल सर्वर बन गया। इसी तरीके से फैक्स सर्वर है। तो जो सर्वर जिस तरह की फैसिलिटीज़ अपने यूज़र्स को, अपने क्लाइंट्स को दे रहा है, उसी के हिसाब से उसका नाम डिफाइन हो जाता है। जैसे आगे उसने लिखा हुआ है फाइल सर्वर क्या करता है और नेटवर्क सर्वर क्या करता है, इसी तरीके से डिफरेंट सर्वर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया साथ साथ। नेक्स्ट एरिया की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन अब स्टार्ट हो गई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर आपके पास PC है, एक तरफ मॉनिटर पड़ा हुआ है और साथ जो डिब्बा सा पड़ा हुआ है उसे हम CPU कहते हैं। जो मेन कंप्यूटर है उसके बगैर ना तो मॉनिटर कोई काम कर सकता है, ना माउस, ना कीबोर्ड, कोई भी डिवाइस काम नहीं कर सकती, सारी उसके साथ अटैच होकर फिर वर्किंग करती हैं। तो द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ माइक्रो प्रोसेसर। CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। This part contains all the electronic circuitry that the computer needs to manipulate data and execute instructions। इसमें वो सारे सर्किट्स बने होते हैं, इसमें सारे इक्विपमेंट्स पुर्जे लगे होते हैं सारे इसके अंदर, जो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। वो सारा इसके अंदर सिस्टम डेवलप्ड होता है। Despite the incredibly vast amount of electronic circuitry contained within a CPU, it is actually physically incredibly small। कह रहा है कि CPU के अंदर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन सारे टास्क ही इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। आप जो कुछ भी स्क्रीन पे कर रहे होते हैं वो सारा CPU के थ्रू प्रोसेस हो रहा होता है। माउस के जरिए से आपने अगर कहीं क्लिक किया तो माउस क्योंकि कनेक्टेड है CPU के साथ, इससे इंस्ट्रक्शन उसमें जाती हैं, वो आगे प्रोसेसिंग करके फिर आपको उसका रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करवा रहा होता है। तो CPU के थ्रू सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, सारे टास्क इसके थ्रू परफॉर्म हो रहे होते हैं। लेकिन कह रहा है कि इसके बावजूद भी अब इनक्रेडिबली स्मॉल इसको कर दिया गया है। जैसे आपका आईफोन है, उसमें के अंदर भी CPU मौजूद है और वो सारा उसी के अंदर ही है। स्क्रीन के बैक एंड पे सारा सिस्टम जो बना हुआ है वो CPU ही है, तो काफ़ी स्मॉल हो चुका हुआ है। कंसिडर जस्ट हाउ पावरफुल योर स्मार्टफोन इज़ एसेंशली अ स्मॉल कंप्यूटर येट इट फिट्स इन योर पॉकेट। तो कहता है उसमें CPU वगैरह काफ़ी स्मॉल हो चुका हुआ है और आपकी एक पॉकेट में वो सारा सिस्टम आ सकता है। CPU के मेन 3 कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। वो जो CPU है या आपका जो आईफोन है उसके बैकएंड पे जो भी सिस्टम बना हुआ है, अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसके अंदर, उसमें मेन 3 उसके कंपोनेंट्स हैं। इस तरीके से डेस्कटॉप सिस्टम अगर आपका मॉनिटर पड़ा हुआ है और साथ वो CPU पड़ा हुआ है, उसके अंदर 3 मेजर उसके कंपोनेंट्स हैं। कंट्रोल यूनिट है, ये मेजर पोर्शन है, एक मेजर कंपोनेंट है और इम्पॉर्टेंट है। इसके थ्रू, कंट्रोल यूनिट के थ्रू सारी कंट्रोलिंग हो रही होती है इंस्ट्रक्शंस की। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके थ्रू सारी कैलकुलेशन वाले जितने भी काम हैं वो इसके थ्रू परफॉर्म हो रहे होते हैं। और रजिस्टर जो हैं ये मेमोरी लोकेशंस होती हैं, टेम्परेरी इसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। इसको हम आगे देख लेते हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये पैराग्राफ पहले हम पढ़ लेते हैं। Modern CPUs are so fast that a typical PC is capable of executing many instructions every second। फास्ट हो चुके हुए हैं सिस्टम्स। It is possible for computers now to contain more than one CPU। ये भी पॉसिबल है कि एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा CPUs लगे हों और वो इन एक से ज़्यादा CPUs को यूज़ करके प्रोसेसिंग कर रहा हो। इसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे?
इस प्रोसेस को, एक से ज़्यादा CPUs को यूज़ करके प्रोसेसिंग करना, इसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। और ऐसा CPU जिसके अंदर ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर मल्टीपल CPUs लगे हों उसे मल्टी कोर प्रोसेसर कहते हैं। मल्टी कोर प्रोसेसर जिसमें एक ही चिप के ऊपर ज़्यादा CPUs लगे हों उसे मल्टी कोर प्रोसेसर कहते हैं, और उसके थ्रू जो प्रोसेसिंग हो रही होती है उसे हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। एज वेल एज द कोर कंपोनेंट्स ऑफ CPU, कह रहे हैं कि ये 3 कंपोनेंट्स तो मेन है, इसके अलावा और भी CPU के अंदर कुछ इसके कंपोनेंट्स होते हैं। वो ये लिखे हुए सिस्टम बस, ये टाइनी वायर्स होती हैं, छोटी छोटी वायर्स जिनके ज़रिए से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ सिग्नल जा रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन जा रही होती हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक मेमोरी लोकेशन होती है, चिप होती है जिसके ऊपर डाटा, जो भी आपने एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर आपने रन किया है कंप्यूटर के ऊपर, उसका डाटा सबसे पहले आके रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है। अगर आप उस फाइल को बंद कर देंगे तो इसके ऊपर से डाटा भी साफ़ हो जाएगा, या कंप्यूटर अगर आप बंद कर देंगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी वाली जो चिप है उसके ऊपर जितना भी डाटा स्टोर्ड था वो सारा इरेज हो जाएगा। कैशे भी डाटा को स्टोर करने का एक प्रोसेस है। मदरबोर्ड वो आपके CPU के अंदर वो बोर्ड होता है, ग्रीन से कलर का आमतौर पे होता है, जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स फिक्स किए होते हैं, वो मदरबोर्ड होता है। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या डिस्कशन है इन सब के मतलब। इनके मतलब जो बेटा यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, जो उनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ आप याद कर लें। आमतौर पे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते, सिंपल होते हैं और थ्योरेटिकल होते हैं, और उनका आंसर आपको इन्हीं में से मिल जाएगा। ये जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं इसी से एसोसिएटेड होते हैं। आप अगर इनको मेमोराइज़ कर लें, इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को, सेंटेंसेस को, तो इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग दी फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा का फ्लो है, इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोसेसिंग, वो सारी कंट्रोल कर रहा होता है ये, यानी अदर कंपोनेंट्स के साथ। ये एक सेंट्रल पार्ट यूँ समझ लें, एक मॉनिटर टाइप जिस तरह होता है, तो इसके थ्रू सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो डाटा को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अदर कंपोनेंट्स की तरफ। द कंट्रोल यूनिट एक्सट्रैक्ट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से मुराद हार्ड डिस्क वगैरह है, और डीकोड्स देम देन एग्जीक्यूट्स देम बेस्ड ऑन दी डाटा प्रोवाइडेड। तो अब ये जो मेमोरी से एक्सट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन, ये वाया बस करता है। बस से मुराद वो वायर्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक पाथ्स हैं जिनके ऊपर सिग्नल्स या इंफॉर्मेशन या डाटा वगैरह फ्लो करता है, रन करता है। वो आगे उसकी डिस्कशन भी है। द कंट्रोल यूनिट ऑल्सो कंट्रोल्स द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जो हैं आपकी, जैसे कीबोर्ड है, माउस है या टच स्क्रीन है, उसके ज़रिए से जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या उनके एक्शन को कंट्रोल करता है। और आउटपुट डिवाइसेस भी, और इस तरीके से स्टोरिंग डिवाइसेस जो भी हैं, उन सब के फंक्शन को ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसको आप ये याद रख लें कि ये आपके CPU के अंदर जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर ये मेजर एक चिप होती है जो सारे अदर कंपोनेंट्स की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रही होती है और इन्फॉर्मेशन को जहाँ भेजना है वहाँ फ्लो कर रही होती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता है। The arithmetic logic unit ALU performs all mathematical and logical calculations. ALU is comprised of complex electronic circuitry that can add, subtract, multiply, divide. इसके मतलब ये याद रख लें, mathematical logical calculation perform करना इसका main objective होता है। और note that despite the seemingly limitless uses that have been found for computers nowadays, they are all built with CPUs that can essentially only perform simple arithmetic operations. कंपैरिजन ऑफ कैलकुलेशन रिजल्ट, बेटा ये एज इट इज़ आप याद रख लें। ALU का ये ऑब्जेक्टिव उसने जो बताया है इसको एज इट इज़ याद रख लें। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स आर स्पेशल मेमोरी लोकेशंस। ये भी इसके ऊपर डाटा स्टोर होता है। रजिस्टर भी छोटी छोटी मेमोरी लोकेशन होती हैं और इनके ऊपर डाटा आके स्टोर होता है विद इन द CPU के अंदर ये रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। दैट कैन बी एक्सेस एक्सट्रीमली फास्ट। इनके ऊपर, रजिस्टर्स के ऊपर जो डाटा स्टोर होता है उसको एक्सट्रीमली फास्ट, क्विकली डाटे को एक्सेस किया जा सकता है। ये असल में प्रोसेसिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए रजिस्टर्स को इनबिल्ड किया गया उसके अंदर, CPU के अंदर। दीज आर यूज टू स्टोर द डाटा दैट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट बाय द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है उसके पास जो डाटा जाना है वो रजिस्टर्स के ऊपर आता है, यानी अदर डिवाइसेस से उठ के, अदर कंपोनेंट्स उठ के पहले रजिस्टर्स पे आता है। कंट्रोल यूनिट वहाँ से डाटे को फिर क्विकली एक्सेस करके आगे की तरफ फ्लो कर देता है। तो रजिस्टर्स का मेन ऑब्जेक्टिव कंट्रोल यूनिट को डाटा, जो रिक्वायर्ड डाटा है वो क्विकली प्रोवाइड करना होता है। तो इसके ऊपर जो डाटा है वो क्विकली एक्सेस किया जा सकता है
एक्सेस कर लिया जाता है कंट्रोल यूनिट के थ्रू। बेटा एक बात ये भी याद रखें कि ये सारे कंपोनेंट्स सीपीयू के अंदर काम कर रहे होते हैं और इनका काम आपको नज़र नहीं आ रहा होता। हम तो यूज़ कर रहे होते हैं इनपुट डिवाइसेस को और उसके ज़रिए से जो भी रिजल्ट होता है हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिल रहा होता है। ये अंदर सारा काम चल रहा होता है, ये अंदर का काम है, इसको आप देख नहीं सकते, ये सिर्फ थ्योरेटिकली हम इसको समझ रहे हैं। सिस्टम बस क्या होती है? बस की डिस्कशन अभी मैंने आपको बताई कि ये टाइनी वायर्स होती हैं जिनके ऊपर डाटा मूव कर रहा था। ऑब्वियसली कंट्रोल यूनिट जो है या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है या कोई और अदर कंपोनेंट्स हैं, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ जो डाटा जाएगा, जो सिग्नल्स जाएंगे, ये सारा जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो सिग्नल्स के फॉर्मेट में होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्मेट में। तो ये सिग्नल्स जो थ्रू करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो जिस पाथ के ज़रिए से करते हैं उस पाथ को हम सिस्टम बस कहते हैं। अब बस रेफर्स टू इंफॉर्मेशन हाईवे विद इन CPU। ये इंफॉर्मेशन हाईवे जहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही होती है एक जगह से दूसरी जगह। दैट फॉर्म्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है और जिस पाथवे के थ्रू, जिस हाईवे के थ्रू आप कह लें कि वो ट्रांसफ़र होता है, उसे सिस्टम बस कहते हैं। अ बस कंप्राइजेज बंडल ऑफ टाइनी वायर्स दैट कैरी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, ये एक चिप होती है, मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। मदरबोर्ड से मुराद वो सारा अंदर का सिस्टम बोर्ड जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल्ड होते हैं। तो रैम भी एक मेमोरी होती है, चिप होती है, ये वहाँ पे इंस्टॉल होती है। और जितनी भी एक्टिव एप्लीकेशन होती हैं, मिसाल के तौर पर अपने कंप्यूटर में आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को रन किया, उसको क्लिक किया, ओपन हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो इंस्टॉल्ड है और उसकी सारी फाइल्स, एसोसिएटेड प्रोग्राम फाइल्स वो आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर पड़ी हुई हैं। जब उसे ओपन करते हैं तो उसकी फ़ाइल्स जितनी भी रेलिवेंट फाइल्स है उसको रन करके शो करवाने के लिए वो रैम के ऊपर आ जाती हैं। रैम के ऊपर इसका डाटा स्टोर होता है और रैम से फिर ये शो हो रहा होता है। तो रैम के ऊपर ये बात याद रखें, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके ऊपर उन सारी एप्लीकेशंस का डाटा टेम्परेरीली आके स्टोर होता है जो एक्टिव एप्लीकेशंस होती हैं, जो इस्तेमाल में कंप्यूटर भी उनको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो टेम्परेरीली इसके ऊपर डाटा स्टोर होता है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। रैम होल्ड्स द डाटा एंड प्रोग्राम्स इन करंट यूज़। जो प्रोग्राम्स करंटली यूज़ में हैं, एक्टिव हैं, उनका डाटा इसके ऊपर स्टोर होता है। रैम इन माइक्रो कंप्यूटर इज़ वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब है इसके ऊपर जो डाटा है वो टेम्परेरीली स्टोर होगा और अगर इसको करंट मिलना बंद हो जाएगा या आप किसी सॉफ्टवेयर को बंद कर देंगे तो उसका डाटा इसके ऊपर से रिमूव हो जाएगा। वोलाटाइल का ये मतलब है। वोलाटाइल का मतलब क्या है कि उसके ऊपर डाटा टेम्परेरीली स्टोर होता है और अगर आप कंप्यूटर को बंद कर दें, उसका पावर ऑफ कर दें, तो इसके ऊपर जो डाटा है, यानी एक्सेल ओपन है, वर्ड ओपन है, सारा कुछ ओपन है, तो वो ऑब्वियसली जब आप कंप्यूटर बंद करेंगे सब कुछ बंद हो जाएगा। तो रैम जो है वो उसके ऊपर से डाटा इरेज हो जाता है जब कंप्यूटर को बंद किया जाता है। ये आगे बात ये लिखी हुई है। बी केयरफुल नॉट टू कंफ्यूज रैम विद रोम। रैम तो एक चिप होती है जिसके ऊपर एक्टिव एप्लीकेशन का डाटा स्टोर होता है। रोम असल में क्या होती है, ये भी एक मेमोरी चिप होती है और कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनी है, HP है और जो भी अदर कंपनीज़ हैं, उन्होंने असल में क्या कुछ फिक्स्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के मुतालिक एक चिप के अंदर इंस्टॉल की होती है और वो जो इन्फॉर्मेशन है या ये जो रोम के अंदर जो कुछ भी डाटा उन्होंने स्टोर किया है वो इरेजेबल नहीं होता, चेंजेबल नहीं होता। तो ये एक फिक्स्ड, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है रोम के अंदर। रोम इज़ अ मेमोरी चिप इनटू विच फिक्स्ड प्रोग्राम्स आर रिटन परमानेंटली एट द टाइम ऑफ कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर। कंप्यूटर को जब बनाया जाता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर परमानेंटली स्टोर करके इसको CPU का पार्ट बना दिया जाता है। व्हेन यू स्विच ऑन PC, जब PC रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यू मे सी रेफरेंस टू बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो एक ब्लू सी स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन आई थी, उसके ऊपर कुछ डाटा वगैरह, कुछ वर्ड्स लिखे हुए आ रहे होते हैं, वो असल में बायोस उसे कहते हैं और वो रोम के ऊपर सारा डाटा स्टोर होता है। सिस्टम की इंफॉर्मेशन उसके अंदर सारी स्टोर होती है। विच इज़ पार्ट ऑफ रोम चिप कंटेनिंग ऑल द प्रोग्राम्स नीडेड टू कंट्रोल हार्डवेयर, फॉर एग्जांपल कीपैड, स्क्रीन, डिस्क, ड्राइवर्स वगैरह। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर परमानेंटली स्टोर होती है और ये बात याद रखिएगा कि रोम के ऊपर जो डाटा है वो इरेजेबल या चेंजेबल नहीं होता। रैम के ऊपर जो डाटा है वो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब आपको बता दिया कि अगर हम सिस्टम बंद करेंगे उसके ऊपर जो डाटा है वो इरेज हो जाएगा। रोम का डाटा इरेज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। कैशे किसे कहते हैं? द कंसेप्ट ऑफ कैशिंग इन्वॉल्व्स स्टोरिंग रिसेंटली यूज इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन बी क्विकली एक्सेस्ड एट अ लेटर टाइम। बेटा कैशे मेमोरी क्या होती है? अगर आपने देखा हो तो इंटरनेट आप यूज़ करते हैं तो आप जिन जिन वेबसाइट्स पे गए होते हैं
उन सारी वेबसाइट के पेजेस, उसका डाटा, इमेजेस जो भी है वो आपके बैकएंड पे फोल्डर्स के अंदर सेव हो रहा होता है, कैशे बन रहा होता है उसका। तो कैशे फाइल्स वो होती हैं, आपने रिसेंटली जिन प्रोग्राम्स को यूज़ किया, जिन फाइल्स को एक्सेस किया, वो बैकएंड के ऊपर वो स्टोर, कंप्यूटर के अंदर वो किसी न किसी लोकेशन पे वो फाइल्स स्टोर हो रही होती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि दोबारा अगर आपने उन फाइल्स को, उन्हीं वेबसाइट्स को, उन्हीं चीज़ों को ओपन करना है तो वो क्विकली आपको सिस्टम जो है उनको ओपन करके दे दे, क्योंकि वो फाइल्स जो आपने पहले यूज़ किए हैं वो कैशे फाइल्स के अंदर मौजूद हैं, कैशे स्टोरेज के अंदर, तो वहाँ से क्विकली फिर उसको ओपन करके आपको सिस्टम दिखा देते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के कैशेज हैं। प्रोसेसर कैशे भी है। दिस इज़ एन इनक्रेडिबली स्मॉल कैशे दैट सिट्स इधर डायरेक्टली विद इन द CPU। ये जो प्रोसेसर कैशे होता है ये विद इन CPU का पार्ट होता है, या CPU के करीब ही कहीं ये कैशे अवेलेबल होता है। ये भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ने डिज़ाइन किया होता है। तो इसमें देखिएगा डायरेक्टली विद इन द CPU, इसे लेवल 1 कैशे कहते हैं, CPU के अंदर ही अगर ये अवेलेबल हो, और वेरी क्लोज टू इट इसे लेवल 2 कैशे कहते हैं। CPU के अंदर तो नहीं है लेकिन उसके करीब है, जिसे CPU यानी जो प्रोसेसर है वो क्विकली एक्सेस कर ले वहाँ से डाटा। तो प्रोसेसर कैशे माइट कंटेन टाइनी ब्लॉक्स ऑफ डाटा सच एज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोसेसर कैशे जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, आपने कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किए हैं, जो काम किए हैं, वो उसका एक डाटा वहाँ पे बन रहा होता है, और उसी को दोबारा परफॉर्म करेंगे तो वो प्रोसेसर कैशे जो है वहाँ से डाटा क्विकली एक्सेस करके प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर देगा। इससे ज़रा प्रोसेसिंग का टाइम सेव हो जाता है। मेमोरी कैशे इज़ लार्ज देन प्रोसेसर कैशे एंड रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग स्मॉल पार्ट ऑफ रैम एज कैशे वाइल्स्ट एप्लीकेशंस आर रनिंग। तो मेमोरी कैशे का ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि आपने जिन जिन सिस्टम्स को यूज़ किया हुआ है और ये रैम के ऊपर जो है ये कैशे बन रहा होता है, जिन एप्लीकेशंस को, जिन प्रोग्राम्स को आप करंटली यूज़ करते रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर हो रही होती है। तो ये मेमोरी कैशे कहलाता है। इसका ऑब्जेक्टिव भी आपने करंटली जिन एप्लीकेशंस को यूज़ किया, सॉफ्टवेयर वगैरह को, उनको दोबारा से क्विकली एक्सेस करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है डिस्क कैशे इज़ लार्जर स्टिल एंड डिस्क्राइब्स द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम स्टोरेज। ये जो डिस्क कैशे है ये आपका जो CPU है उससे बाहर होता है, ये बाहर कैशे बन रहा होता है। दैट इज़ यूज फॉर कैशिंग। फॉर एग्जाम्पल अ टिपिकल डिस्क कैशे फॉर 1 TB हार्ड ड्राइव माइट बी बिटवीन दीज मेगाबाइट्स। तो एक एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव आपने लगा दी सिस्टम के साथ, उससे आप डिस्क कैशे के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। जो भी आपका डाटा वगैरह है वो आप एक्स्ट्रा उसके अंदर भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये असल में यूँ समझ लें एक्सटर्नल स्टोरेज की ही एक बात हो रही है, एक्सटर्नल स्टोरेज की बात है। ब्राउज़र कैशे, ये वही आपको एग्जांपल दी। ब्राउज़र कैशे वो होता है कि आप इंटरनेट ब्राउज़र जो यूज़ करके जिन जिन एरियाज़ को आप एक्सेस करते हैं, वेबसाइट्स को आप एक्सेस करते हैं, पासवर्ड वगैरह लगाते हैं, वो सारा डाटा आपकी कैशे फाइल्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है। और इससे फिर वेब ब्राउजिंग जो है वो ज़रा स्पीडअप हो जाती है, क्योंकि आपने जिन वेबसाइट्स को, वेब पेज को एक्सेस किया उसका डाटा आपके सिस्टम के अंदर ही ब्राउज़र कैशे जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है, वहीं से डाटा आपको शो करवा दिया जाता है। जो भी उसमें अपडेट्स होती हैं फिर वो पीछे बैकएंड पे जो आपका सर्वर है जहाँ पे वेबसाइट पड़ी हुई है उससे अपडेट भी साथ साथ हो जाते हैं। तो बेटा ये डिफरेंट कैशेज़ हैं, इनमें ये 4 तरह के कैशे फाइल्स की उसने बात की है, और इनके अंदर जो डिटेल्स हैं मोर देन इनफ हैं। इनको आपने एज इट इज़ इसी तरह याद कर लेना है। क्वेश्चन आमतौर पर जो आते हैं वो आपसे पूछेगा प्रोसेसर कैशे क्या होता है, मिसाल के तौर पर क्या होता है। 4 स्टेटमेंट्स होंगी, एक इनमें से कोई होगी, बाकी 3 डिफरेंट होंगी। और इस तरीके से मेमोरी कैशे के मतलब भी ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सिंपल से क्वेश्चन होंगे इस एरिया से रेलिवेंट इंशाल्लाह। मदरबोर्ड, ये मैंने आपको बता दिया। मदरबोर्ड वो मेन बोर्ड होता है CPU के अंदर, जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल्ड होते हैं और उसके ऊपर जुड़े होते हैं, और उसके ऊपर सारा वो बसेस भी होती हैं, और आपका CPU, ALU सारा कुछ इसी के ऊपर होता है, रैम रोम सब कुछ इसी के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है मदरबोर्ड के ऊपर। जी बेटा, यहाँ तक हमारी डिस्कशन है कंप्यूटर के जो मेजर जो इसका मेजर पोर्शन है दैट इज़ CPU, उसकी डिस्कशन है। यहाँ तक हमने जो पढ़ा आपने सुना उसको आप अच्छे तरीके से परफॉर्म तो नहीं आप कर सकते ऑब्वियसली। परफॉर्म करने से मुराद ये कि आप इसको यहाँ से दोबारा से बुक से गो थ्रू करें। जो चीज़ें मैंने आपके सामने बोली हैं आप बुक के ऊपर नोट भी कर सकते हैं इसे। और दूसरा ये कि जितनी बातें यहाँ पे बुक में लिखी हुई हैं इन्हीं को आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।